Hello students, welcome back to our YouTube channel that is PSC for CBSE. My name is आदिल अहमद. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में, यानी फ्री फॉल क्या होता है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, किसे कहते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि है फ्री फॉल, यानी कि मुक्त पतन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या होता है. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ दूर ऊपर जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो वापस नीचे आने लगती है. फॉर एग्जांपल, आप बॉल लो और उसको ऊपर हवा में फेंको तो क्या होगा, वो कुछ देर तो ऊपर जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद वापस नीचे आना शुरू हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है जो कि उसको कहाँ नीचे की तरफ धकेल रही होती है. या फिर ये कह सकते हैं कि अर्थ एक जो है अट्रैक्शन फोर्स लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट पर, जो कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, यानी कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. यानी कि जो भी कोई चीज़ आकर के क्यों गिरती है अर्थ पर, क्योंकि वो अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जिससे कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है सारी ऑब्जेक्ट्स को. हम खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, धरती पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़े हैं. ठीक है, वैसे ही तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो क्या कहते हैं हम कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहे हैं. कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिर रहे हैं बिना किसी फोर्स के. ठीक है, मान लो किसी ने धक्का नहीं लगाया, कोई जैसे मेरा हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा, ये नीचे आकर के गिरेगा. इसको मैंने छोड़ा है, सिर्फ धक्का तो नहीं, नीचे की तरफ धक्का नहीं दिया मैंने इसको, ये सिर्फ मेरे हाथ से आकर के छोड़ा है मैंने और ये नीचे गिर गया. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, अर्थ भी इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है और इसको अपनी तरफ खींच रही है. और ये जो मार्कर नीचे की तरफ गिर रहा है, यही क्या कहलाएगा? फ्री फॉल कहलाएगा. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरती है, ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है, तब हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है तब हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? वो फ्री फॉल कर रही है, यानी कि वो मुक्त पतन कर रही है, या फिर वो वस्तु मुक्त पतन में है. ठीक है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है. पृथ्वी क्या करती है? अपनी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है. पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं. क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से ही अर्थ जो है सारी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अतः वस्तुएं इसी बल के कारण गिरती हैं. तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती हैं तब हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु क्या है? मुक्त पतन में है, यानी कि फ्री फॉल कर रही है. ठीक, फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण. ये क्या होता है? तो देखिए, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व. देखिए, आपने देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है तो क्या होता है? वो फ्री फॉल कर रही होती है. अब देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा. फॉर एग्जांपल, ये मेरे हाथ में मार्कर है, अभी इसकी वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पर है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये रेस्ट पर. अब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ आया है. ठीक है, यही क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. शुरू में जीरो थी, जब मैंने इस मार्कर को छोड़ा तो ये नीचे आया. जब ये नीचे आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, और वेलोसिटी में चेंज आने को ही क्या कहते हैं? हम एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आती है और फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है तब क्या करती है? वो एक्सीलरेशन करती है. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये मार्कर क्या रेस्ट पोजीशन पर है, अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो वह नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो क्या कर रहा है? इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और वेलोसिटी में चेंज आने को क्या कहते हैं? हम एक्सीलरेशन कहते हैं. ठीक, दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये जो एक्सीलरेशन करा है, ये जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रही है. हमने पढ़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है, किसकी वजह से गिर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है. सीधे कह सकता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेलरेट कर रही है अर्थ की तरफ, किसकी वजह से कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रही है. तो इसी से हमने इसका नाम दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेट कर रही है, इसीलिए हमने कह दिया कि ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए यहीं से इसका नाम पड़ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो दोबारा पढ़ते हैं इसको. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है, एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन उसमें लग जाता है. दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये जो एक्सेलरेशन लगता है किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है. देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसी वजह से ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है. एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब भी कोई वस्तु अर्थ की तरफ गिरती है तब क्या होता है? उसके अंदर त्वरण आता है, वो त्वरण कार्य करता है.
ये जो त्वरण है किसकी वजह से लगता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण लगता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से तो एक्सेलरेट कर रही थी ऑब्जेक्ट। तो यही लिखा हुआ है कि जो त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण कहा जाता है, क्योंकि ये जो वस्तु त्वरण कर रही है किसकी वजह से कर रही है, गुरुत्वीय बल की वजह से कर रही है, इसीलिए यहाँ पर इसको नाम दिया कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण। ठीक है, लिखा हुआ ना गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण, इसीलिए इसको कहते हैं कि जो वस्तु त्वरण कर रही है, जो वस्तु त्वरण में आ रही है किसकी वजह से आ रही है, गुरुत्वीय बल की वजह से आ रही है, इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं, जी से। अब जी पर ध्यान रखना, छोटा वाला जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं है। ठीक, एक जी ये है जो आपने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था, एक जी ये है जो आप आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों को सेम मत समझने लग जाना, ये अलग है ये अलग है, इसकी वैल्यू अलग है इसकी वैल्यू अलग है, इसकी यूनिट अलग है इसकी यूनिट अलग है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो स्मॉल जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी क्या है बेटा, कैपिटल जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल जी पढ़ रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल जी से, यानी कि इसे जी से दर्शाते हैं। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। ठीक है, m⁻⁻² भी करके लिख सकते हैं, या फिर m/s² भी करके लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मतलब होता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो कैसे निकाला जाएगा, ऑब्जेक्ट के मास को और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगी। आपने 9th चैप्टर में पढ़ा होगा, फोर्स वाले चैप्टर में, कि जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है F = m × में a। ये क्या, F क्या है यहाँ पर, F फोर्स है, m क्या है, m बॉडी का मास है, और a क्या है, a बॉडी किस एक्सेलरेशन से चल रही है, बॉडी में क्या एक्सेलरेशन है, ये a क्या है, वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनता है F = mg। F क्या है, F ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, m क्या है, m ऑब्जेक्ट का मास है, ये g क्या है, ये भी एक्सीलरेशन ही है, बस ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से, ये एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए यहाँ पर इसको a की जगह g से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर g लिख दिया गया है। ठीक है, तो बस दोनों में फॉर्मूला सेम है, बस a की जगह g लिख दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, F = mg। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था, जो f का फॉर्मूला होता है, f बराबर होता है F = g कैपिटल M × में स्मॉल m /d²। ठीक है, ये f का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यानी कि f इसके इक्वल होता है। अब इस f की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैंने यही यहाँ पर करा है कि यहाँ पर मैंने f की वैल्यू रख दी है। ठीक है, और साथ में बराबर mg तो चल ही रहा था f के, तो मैंने बराबर उसको रहने दिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये g क्या है, ये g है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है आपका मास ऑफ अर्थ, और d क्या है, d है आपका डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर लगा हुआ पर = mg। अब ये स्मॉल m क्या है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, जब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर, gm/d² = g, इसी को हमने घुमा के लिख दिया, g को पहले लिख दिया, इनको बाद में लिख दिया, तो g = gm/d²। ठीक है, जिसमें कि जो g है आपका, वो मैं बता चुका हूँ, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर उसके बाद m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है। फिर उसके बाद d² क्या है, d क्या है, d है आपका जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, वही हम d से दिखाते हैं। तो d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, यानी पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के सरफेस पर करीब है, अर्थ के सरफेस पर नहीं है लेकिन करीब है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा, जो अर्थ की रेडियस होगी वो उसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी कि क्या, जो यहाँ पर d हम लेते हुए चल रहे हैं उसकी जगह हम r भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, यानी कि पृथ्वी की सतह के बिल्कुल करीब में है, तो जो पृथ्वी की जो
दूरी होगी वस्तु की पृथ्वी से वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि जितनी की पृथ्वी की त्रिज्या है उसी को हम ले सकते हैं फॉर्मूले में डी के बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, बस डी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया गया है, आर स्क्वायर लिख दिया गया है। और आर क्या होता है, आर होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इस जी की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, यही पता होना चाहिए हमें, जी की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन सब के मान को रखना पड़ेगा, इन सब की वैल्यू को हमको पुटअप करना पड़ेगा फॉर्मूले में, और हमें क्या मिल जाएगा, जी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो जी के मान का परिकलन किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। जी की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है, अर्थ के मास की पृथ्वी के द्रव्यमान की क्या वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की क्या वैल्यू होती है, ये हमें पता होनी चाहिए, ये याद भी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट के साथ। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, गुरुत्वीय स्थिरांक की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है उसका, वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 केजी। क्या है, 6 इंटू 10⁻24 केजी, ये मास होता है अर्थ का, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। फिर उसके बाद रेडियस कितनी है, रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्या है रेडियस, इसकी त्रिज्या क्या है पृथ्वी की, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इन सबको फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, इन सबकी वैल्यू का फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमको वैल्यू मिल जाएगी। हमने जी की जगह उसकी वैल्यू रख दी है, एम की जगह उसकी वैल्यू रख दी, और आर की जगह उसकी वैल्यू रख दी। अब क्या करा है, ये जो पावर वाले दिख रहे हैं ना आपको, 10⁻⁻11 10⁻24 और 10⁻6, ये एक तरफ कर दो, और जो आपके ये नंबर हैं, ये जो नंबर है आपके, इनको एक तरफ कर दो। यही क्या है, हमने 6.673 को हमने एक तरफ रख दिया, फिर उसके बाद 6 ले लिया, ये 10⁻⁻11 इसको इस तरफ बाद में लिखा, फिर 10⁻24 इसको अलग लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6.4 को 2 बार लिख दिया, 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, और फिर 10⁻6 का भी स्क्वायर है, तो इसको लिख दिया मैंने 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब क्या करा, इनको तो ऐसे ही रहने, सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बेस तो सेम है, इनका बेस तो सेम ही है। बेस कितना है इनका, 10 है दोनों का। एक क्या है, 10⁻⁻11 और इंटू में 10⁻24 है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए दोनों का बेस तो सेम है, बेस मतलब 10 है दोनों तरफ, तो दोनों का बेस है, बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, इन दोनों की पावर का सम हो जाएगा, यानी कि बेस को एक बार लिख लो, फिर उसके बाद -11 + 24, इनकी पावर का सम हो जाएगा। अब -11 में से 24 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 13। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, हमारे पास 13 आ जाएगी। 10 की पावर 13 आ गई, यहाँ पर हमने 10 की पावर 13 लिख दिया। आगे सॉल्व करके 10 की पावर 13 हमने यहाँ पर लिख दी है। अब नीचे देखिए इनका ही बेस सेम है, पावर भी सेम, नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर पावर ऐड हो गई, 10⁻12 हो गई। अब ये पावर अपॉन में है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगी। ये देखिए ऊपर गया, 10 की पावर 12 ऊपर गया, तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब क्या होगा, इनमें सब्ट्रैक्शन होगी, तो कितना बचेगा, 10⁻1 बचेगा। 1 को हम लिखते नहीं, तो यहाँ पर क्या बचा, बेसिकली 10 बचा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9.8। ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इसको रट लो कि जो ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है, यानी कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और कैपिटल जी की, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अर्थ के मास की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, रेडियस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अर्थ की रेडियस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका फ्री फॉल किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और साथ ही साथ में हमने जी की वैल्यू भी निकाली है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।